हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मैं नवनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूजन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, इसी वजह से कई दिन से जो है हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही थी या नहीं हो रही हैं। अभी भी ये प्रॉब्लम है कि हाँ, आने जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने अभी बीच में की थी कि आपको मतलब जो रिकॉर्डिंग वाला है कंप्यूटर स्क्रीन से वैसे पढ़ा दूं, लेकिन उसमें क्या है कि मुझे खुद को मज़ा नहीं आया कि हाँ, सामने से पढ़ाने में फिर ज़्यादा बेटर फील होता है, अच्छा लगता है, आप कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने आज ये यहाँ पर दोबारा से आपके लिए पढ़ाना आज शुरू किया है कि यहाँ से आप कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा आपको रोज़ एक वीडियो लगभग आपको मिल जाए। और आप सभी से उम्मीद है कि जैसे मेहनत मैं कर रहा हूँ आप सभी भी वैसे ही करते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आती हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करने का मन आपका है। खैर, बात हम करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सीडीपी स्पेशल की पूरी सीरीज, सारी सीडीपी के जितने भी टॉपिक हैं उनको एक एक करके सबको हम पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोशलाइजेशन के बारे में, समाजीकरण। और ये जो टॉपिक है सोशलाइजेशन, वो आपका मतलब जो छोटा बच्चा है, ये नहीं कि आप टीचर बनने जा रहे हो तो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए जरूरत है, ये किसी के लिए भी, सभी लोग जो भी मतलब छोटा, मतलब कहते हैं ना बच्चे से बूढ़ा, सब इसको बरत सकते हैं। तो उसी हिसाब से है कि एक सभी के काम आने वाली चीज़ है, सभी को समझने वाली चीज़ है। तो सोशलाइजेशन की बात हम करेंगे। ठीक है, ये टीचिंग एग्जाम से अलग की भी आपकी नॉर्मली आप पढ़ सकते हो इसको। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको थोड़ा सा बाहर का मिल जाए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सारी व्यवस्था है। खैर, बात करते हैं हम सोशलाइजेशन की। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है। ठीक है, ये जो समाजीकरण है, दोनों चीज़ों को मैं लेता हुआ चलूंगा एक साथ। मैंने आपको पहले ही दिन आपको बताया था, जिस दिन बताया था कि बाल विकास के सिद्धांत, तो जो बालक का विकास होता है वो कौन कौन से पक्षों में होता है, ये मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था कि उसका जो बालक का विकास है वो शारीरिक, मानसिक, बताया था ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, तो इन सारे पक्षों में उसका, और सामाजिक विकास, ठीक है, ये सारे के सारे पक्षों में उसका विकास होता है। तो उसी विकास को आज हम इसके साथ रखने वाले हैं कि सामाजिक विकास का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, आपकी समाजीकरण। ठीक है, तो समाजीकरण आप सिंपल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं कि जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है वो आपकी कहलाएगी समाजीकरण। ठीक है, तो मैं इसको किसके बराबर रख सकता हूं, मैं रख सकता हूं समाजीकरण को, यानी कि सोशलाइजेशन को रख सकता हूं इज इक्वल्स टू सामाजिक विकास। इसको हम अगर ऐसे समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे इसके सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले दिन कि जिन जिन पक्षों में विकास होता है उसमें सबसे जरूरी पक्ष एक ये भी होता है, क्योंकि आपको पता है मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है, क्योंकि वो जन्म के समय क्या होता है, एक जानवर के समान होता है कि ना तो वो सामाजिक होता है ना ही वो असामाजिक। ये किसका कथन है ना, तो आपने ये कथन पढ़ा होगा कि मनुष्य जो है जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक, यानी कि पूरी, लेकिन समय के साथ क्या होता रहता है, वो धीरे धीरे अपने संबंधों को बढ़ाता है, उसका दायरा बढ़ता चला जाता है, उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया होती चली जाती है, उसका सामाजिक विकास निरंतर गति से चलता रहता है। ठीक है, आप सभी ये चीज जानते हैं, सही है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर कि देखो, समाजीकरण की एक परिभाषा तो ये हो गई कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें होंगी, सोशलाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां से एक शब्द आपका देखो, समाज है। ठीक, अब समाज क्या है, बहुत सारे लोगों का एक समूह, उन सब ने मिलकर बनाया एक समाज। अब जो नया सदस्य है उसमें जो ज्वाइन करना चाहेगा, मान लिया कि आपने भी एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में आप किसी नए बंदे की एंट्री करोगे, नया शख्स जोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ आपके ग्रुप की शर्तें होंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। उनको अगर वो पूरा करेगा तभी आप उसको अपने ग्रुप में एंट्री दोगे, नहीं तो उसकी एंट्री आपके ग्रुप में नहीं होगी। तो वैसे ही समाज होता है, तो समाज की कुछ मान्यताएं होती हैं, ठीक है, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होती हैं, परंपराएं, रीति रिवाज। ठीक है, उस समाज की कुछ संस्कृति होती है, उसके कुछ धर्म, उसका धर्म होता है। ठीक है,
उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, ऐसे ही और भी चीज हो सकती है। तो ये सारे यानी कि उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने सेट किए हुए हैं, नियम, कि अगर आप इन सब चीजों को पूरा करते हो तो आप इस समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भागीदार बन सकते हो, आप इसके कुशल सदस्य बन सकते हो, ठीक है। कि समाज की कुछ मान्यताएं हैं, पहली रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, और उनकी संस्कृति, धर्म, यानी कि जैसे कि एक बालक है, उससे वो समाज अपेक्षा रखता है कि आप क्या करोगे, आप हमारे जो समाज के रूल्स हैं उनके हिसाब से आप अगर अपना व्यवहार करते हो तो यानी कि सही बात है, आप हमारे समाज के सदस्य हो। आपको पता है आजकल क्या चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक दूरी की बात चल रही है, अगर शाब्दिक अर्थ लगाए, वैसे तो वो शारीरिक दूरी की बात चलती है वहां पर, ठीक है, बल्कि वो शारीरिक दूरी है ना कि सामाजिक दूरी, लेकिन फिर भी सामाजिक दूरी भी हो रही है। अब यहाँ से क्या चीज निकल के आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, सभी को पता है, सब दूर दूर हैं। तो इस समय में अगर मतलब आप मान लो कि परमानेंट ही लोग सबसे दूर दूर रहे, या कोई देखा होगा कोई व्यक्ति जैसे इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी व्यक्ति है, वो समाज से थोड़ा कम मिलता जुलता है। अब कम मिलेगा जुलेगा तो उसके साथ क्या होगा कि वो चीज़ों को कम सीख पाएगा, समाज से जो सीखने की क्रिया होती है, अंतर क्रिया जो होती है उसकी, वो थोड़ी कम होगी। तो वो क्या होगा, थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है और चीज़ों को कम तरीके से सीखेगा, कम सीखेगा, समाज से उसके संबंध, सामाजिक संबंध अच्छे नहीं होंगे। इन सारी चीज़ों में उसे बाद में फ्यूचर में दिक्कत देखने को मिलती है। आप सभी को पता है जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, बल्कि उसका तो एक तरीके से नेचर हो गया ऐसा, लेकिन जो समाज से दूर रहता है उसका जो सामाजिक विकास है, सामाजिकरण है, वो वैसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसने समाज की मान्यताएं जो हैं उनको मानना पड़ता है, जो परंपराएं हैं उनको निभाना पड़ेगा। समाज आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। देखो क्या है कि कुछ लोगों से आप मिलना चाहते हो, कुछ आपसे मिलना चाहते हैं, इसी तरह समाज का आपका दायरा बढ़ता चला जाता है और आपका निरंतर सामाजिक विकास होता रहता है और आपका निरंतर सामाजिकरण होता रहता है। पता है अब क्या है कि जैसे कि छोटा बालक है, अब उसने क्या किया कि जैसे मान लिया एक हाँ गए, अभी मैं अवस्थाओं में बात करेंगे इसकी खैर डिटेल में, कि उसके जो बाहर निकला, जब वो दोस्तों के साथ अपना किसी दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, ग्रुप में एंट्री करेगा, तो पहले क्या करेगा कि उस ग्रुप की टर्म्स एंड कंडीशंस, अपेक्षाएं होंगी कि हाँ भाई आप हमारी ज़रूरतें पूरी करो, हम आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। होता है, तभी तो एक बिजनेस डील होती है दोनों में, कि एक व्यक्ति यानी कि जैसे मनुष्य है सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य समाज का अंग बनता है कब, जब वो उसकी अपेक्षाओं पे खरा उतरता है और उसकी आवश्यकताएं कहाँ से पूरी होती है, समाज से। और इस तरह दोनों का एक संबंध, एक व्यक्ति मिलकर एक समाज का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये तो हो गया सामाजिक विकास के बारे में, आपने काफी पढ़ लिया, मतलब काफी समझ लिया, सुन लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं इसके बाद कि जो सामाजिकरण की अवस्थाएं हैं। ठीक है, अवस्थाएं, सामाजिकरण की अवस्थाएं या सामाजिक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, आप इसको टॉपिक को पूरा लिख सकते हो। और मैं जैसे कि आपसे सभी से बोलता हूँ कि आप में से जो भी इसको देख रहा हो, जो अच्छा सीरियस है, कि वो अपने नोट्स बनाता हुआ चले, और बहुत अच्छी खुशी होगी कि नोट्स बना के बाद में वो बताए कि हाँ मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। चलो, तो अवस्थाएं कौन कौन सी, वही जो हम पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने कहा कि बचपन से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक सामाजिक विकास की गति निरंतर चलती रहती है। ठीक है, लेकिन हम किसका अध्ययन करेंगे, अभी अब अपने सिलेबस के अधीन आ जाते हैं कि पहला आपका शैशवावस्था। ठीक है, शैशव काल। अब जो शैशव काल है आपका, शैशवावस्था है, इसमें सामाजिक विकास कैसे होता है। जो बालक है जन्म के समय बिल्कुल ना सामाजिक ना असामाजिक, ठीक है, लेकिन उसने जन्म इंसानों की बस्ती में लिया है। अब उसका सबसे पहला सामाजिकरण कहाँ होगा, उसके परिवार से। ठीक है, उसकी माता पिता से। ऐसा ही तो है, शुरुआत में वो बिल्कुल नहीं जानता कि उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब वो आंखें खोलता है, लाइट की तरफ रिएक्ट करना शुरू करता है, फिर ध्वनि सुनकर, आवाज सुनकर रिएक्ट करना शुरू करता है, फिर अपने मतलब एक तरीके से देखो सामाजिकरण का उसका पहला अंग क्या हुआ, वो हर समय अधिकतर जो है अपने माता के साथ रहता है। अपनी माँ के साथ जब रहेगा तो उसको माँ इस रूप में दिखेगी कि ये मेरा सुरक्षा कवच है, उसका सामाजिकरण वहां से हुआ। ठीक है,
तो सामाजिकरण उसने सुरक्षा कवच के रूप में मान लिया अपनी माता को, स्नेह के रूप में मान लिया। फिर उसने अपने परिवार के साथ यानी कि पिता, भाई बहन, सगे संबंध जो मतलब आस पड़ोस में उसके रहते होंगे, इन सब से उसका सामाजिकरण हुआ। शैशवावस्था आपको पता है 6 साल तक की एज को हम बोलते हैं शैशवावस्था। तो इस एज में उसने क्या करा, सबसे पहले अपना परिवार, क्योंकि इस एज में अधिकांश जो है बालक अपने परिवार के साथ ही जुड़ा रहता है। उसके बाद क्या है, आस पड़ोस में निकलना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। तो ये सारा का सारा जो उसका पर्यावरण है चारों तरफ का, उसका परिवार है, तो ये सब किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, ये निर्माण कर रहे हैं उसके लिए सामाजिक विकास का, सामाजिकरण का, है ना, एक समाज का। इन समाज से वो क्या सीखता है, इस अवस्था में उसमें मैं की भावना होती है, जिद, ठीक है। अब वो जिद्दी होता है, उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है, अपनी आकांक्षाएं पूरी करनी होती हैं, उसके माँ बाप उस बच्चे की आकांक्षाएं पूरी करते भी हैं, ठीक है। इस चीज में वो खैर अपने माता पिता से ये भी सीखता है कि हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, ये पुरस्कार और दंड हर जगह काम आएगा, अच्छी चीजों के लिए उसे धन्यवाद पुरस्कार मिलेगा, उसकी शाबाशी करेंगे, और एक बच्चा लालियत होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो अपने परिवार से शुरुआत में सीखता है, संबंधों वाली। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है आपका, बाल्यकाल, बाल्यावस्था, ठीक है। अब ये जो बाल्यकाल है, इसमें आप दो तरीके से बांट सकते हो, चाहे वैसे एक में ही पढ़ लो, सारे गुण वैसे ऐसे ही हैं कि प्रारंभिक और उत्तर। अब इसमें क्या होता है, बाल्यकाल में जो बालक है वो अपने परिवार से और पड़ोस से बाहर निकल के थोड़ा सा अपने सामाजिक दायरा बढ़ाता है, और किस चीज की उसमें भावना बढ़ती है, वो समूह का सदस्य बनता है, ठीक है। अब समूह का सदस्य कैसे, 5-7 दोस्त इकट्ठे हुए, उस समूह का सदस्य बनने की कोशिश करेगा या उस समूह को बनाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी सामाजिक दायरे को बढ़ाएगा। अब सुनो, एक तरह से उसके पहले तो ये हुआ कि इसमें समूह का सदस्य बना, चलो। अब इसके बाद जो दूसरा गुण है वो ये है कि इसी एज में वो सबसे ज्यादा कौन सा सामाजिकरण के गुणों को सीखता है, वो सीखता है सहयोग करना, उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी क्या क्या है उसकी, त्याग की भावना, त्याग, ठीक है। त्याग की भावना कैसे कि दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और जिम्मेदारी उसकी आ गई है, उत्तरदायित्व, तो ये सारी सहयोग आ गया, ठीक है। एक है संयम, जैसे कि खेल में हार और जीत होती है तो उसे संयम भी बरतना होता है, ये मेरे मित्र हैं, उसी हिसाब से मतलब बच्चा सीखता रहता है। तो इन सारे गुणों का उसका विकास होता है, ठीक है। भाषा का विकास भी हो रहा होता है, सामाजिक संबंधों को बढ़ाएगा। एक क्या होता है इसके अंदर, सबसे अपनेपन की भावना होती है, यानी कि आपको पता है कि देखो इस एज में बच्चा क्या होता है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे, वो लालियत होता है कि हाँ भाई मैं लाइमलाइट में हूँ, मुझे लोग जाने, मुझे मेरी शाबाशी है, मुझे हर काम के लिए। पुरस्कार और दंड की भावना, अच्छे और गलत की जो होती है वो भी उसको यहीं पे पता चलता है कि जैसा बचपन में क्या है, पुरस्कार मतलब जिद की भावना हुई, लेकिन बाल्यकाल में क्या है, बाल्यकाल में हुआ उसका कि जो बालक है उसको गलत काम करेगा तो उसको पता है दंड मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा तो शाबाशी मिलेगी, अच्छा काम करेगा तो वो क्या करता है कि अपना अच्छे कामों की तरफ बढ़ता है, अच्छे काम करता है जिससे कि लोग उसको जाने, उसके तरफ आकर्षित रहें, ठीक है। हर समय वो सबकी लाइमलाइट में रहे, इन सब चीजों को वो देखता रहता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद तीसरा कौन सा है, किशोरावस्था। हमने बताया था हम बाल्य जो ये पढ़ रहे हैं बाल विकास, इसमें हम सिर्फ किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो अगला है आपका किशोरावस्था, इन सारे गुणों का विकास हो जाता है। अब इसमें किशोरावस्था में मतलब सबसे पहले कि उसने समूह का सदस्य हो रहा था, लेकिन उस समय सदस्य जो थे वो समूह जो थे अस्थायी थे। अब ये समूह जो है स्थायी बन गए, तो समूह की भावना हो गई। एक दूसरा मित्र बनाने की भावना, ठीक है, मित्रों का निर्माण, मित्र निर्माण तो अलग शब्द हो गया, खैर तो मित्रवत संबंध बनाना ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब मित्रवत संबंध यानी कि पहला क्या है, किशोर से मतलब लड़के लड़कों से, लड़की लड़कियों से इस तरीके से दोस्त बनाते हैं, फिर दोनों आपस में उनका संबंध बढ़ता चला जाता है, तो लड़के लड़कियां आपस में दोस्त बनते हैं, तो उनका ये क्या है, मित्र बनाने की भावना। अब उनके वे वाले ग्रुप मजबूत होते हैं, समूह बनते हैं, ठीक है, और वो समूह स्थायी होते हैं। आपको पता है कि आगे तक चल के भी उनके वही वाले समूह आपके
बने रहते हैं कि हाँ ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दोस्त हैं। उसके साथ साथ उनमें ये सारे गुणों का अब अच्छी तरीके से विकास हो जाता है। एक उसमें ये आपको पता है किशोर अवस्था जो है क्रांति का काल, झंझावातों का काल, या फिर उसे अपने का ज्ञान होने लगता है, ठीक है, अपने आप का स्वयं का ज्ञान करता है, वो स्वदर्पण सिद्धांत जो आपका है एक, ठीक है, तो उस चीज की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रकार से सामाजिक विकास इन अवस्थाओं से होकर व्यक्ति का गुजरता है और ऐसे ही निरंतर आगे भी चलता रहता है। जैसे कि मान लिया आपका अब किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आई, प्रौढ़ावस्था में उसका मृत्यु तक ये विकास उसका लगातार चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किशोरावस्था में उसके सामाजिक संबंध जहाँ तक बन गए सिर्फ उतने ही रहेंगे, वो निरंतर नए नए लोगों से मिलता रहता है, निरंतर नए नए संबंध बनाता है और उतने ही जितने संबंध बनाएगा उतना उसका सामाजिकरण होता रहेगा, सामाजिक विकास चलता रहेगा, ठीक है। तो सामाजिक विकास कोई ये नहीं कि आज खत्म हो जाने वाला है, कि जैसे शारीरिक विकास है कि प्रौढ़ावस्था के बाद मतलब एक एज आने के बाद उसकी जो वृद्धि है वो रुक जाएगी और फिर उसके बाद उसका ढलना निश्चित हो जाता है कि अब तो पतन होना निश्चित है, ठीक है, अपकर्ष। लेकिन सामाजिक विकास के साथ ऐसा नहीं है। सामाजिक विकास मृत्यु तक लगातार चलता रहता है, उसे नए नए लोग मिलते रहते हैं, दुनिया तो खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है, 29 अप्रैल को होगी भी ऐसा कुछ सुनने में आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। आप यहाँ लॉकडाउन में भी देख सकते हो, लॉकडाउन में भी लोग सामाजिक विकास अपना कैसे मतलब सोशली कैसे जुड़े हुए हैं सामाजिक रूप से। अब आपके मोबाइल के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, इतने सारी चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, शारीरिक दूरी बनाए रखनी बहुत जरूरी है, वो आपको आगे तक भी बनाए रखनी पड़ेगी। तो ये तो हुई सामाजिक विकास की अवस्था है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो सामाजिक विकास के सामाजिकरण की प्रक्रिया के जो कारक होते हैं। अब इन कारकों में कौन कौन से गुण हैं आपके कारकों में? सबसे पहला गुण आप लिख सकते हैं पोषण, पालन पोषण, पालन पोषण, ठीक है, नरिशमेंट जो है। अब यहाँ पर पालन पोषण का मतलब क्या है कि पालन पोषण का मतलब ये नहीं कि आप उसको क्या खिला पिला रहे हो, क्योंकि वो किससे संबंध हो जाएगा? उसके सामाजिक विकास से। यहाँ पर इसके पालन पोषण का अर्थ ये है कि जो बालक है उसका पालन, उसका देखभाल जो किस वातावरण में हो रहा है, कि अगर उसका जो पालन पोषण है वो अच्छे वातावरण में हुआ होगा तो सीधी सी बात है उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा और समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनेगा। जबकि अगर उसका पालन पोषण एक गलत वातावरण में हुआ होगा तो वो सीधी सी बात है अपनी दिशा से सही जो सामाजिक सदस्य बन सकता था उससे भटक जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। फिर आप बोलते हो कि वो जो ये व्यक्ति है सामाजिक सदस्य नहीं है, असामाजिक तत्व बोलते हैं उनको, वो तो असामाजिक तत्वों का रूप धारण कर लेता है अगर उसका पालन पोषण सही रूप से नहीं हुआ हो, पता है। चलिए, इसके बाद एक दूसरा गुण हम लिख सकते हैं यहाँ पे सहानुभूति, ठीक है, सहानुभूति यानी कि सिंपैथी। तो सिंपैथी में क्या चीज है कि जैसे जो बालक होता है उस बालक को बचपन में मतलब बचपन से क्या हमेशा एंड तक अपनेपन की भावना चाहिए होती है, यानी कि मनुष्य किस चीज का भूखा है? प्यार का, लव, ठीक है। अब यहाँ जो असलियत में अपनापन, ठीक है, अपनेपन का भूखा है वो, यानी कि कोई भी उससे अगर जरा सा उसकी थोड़ी सी केयर कर ले, चिंता करे, जो उसके प्रति सहानुभूति दिखाए, अपनापन दिखाए, तो वो उसके साथ अटैच हो जाता है, जुड़ता है, वो उसको अपना समझता है। और ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं है, आप किसी भी अपने पशु पक्षी को अपने साथ रखते हैं तो उसके साथ भी अपनापन लगने लगता है। यानी कि वो जो आप जैसे घर में कुत्ता पाल लेते हैं तो कुत्ता भी उसी परिवार के उस सदस्य के प्रति ज़्यादा लगाव रखेगा जो उससे ज़्यादा सहानुभूति रखता हो, ज़्यादा अपनापन रखता हो। और वही चीज़ें हमारी किसके साथ है? सारे के सारे मनुष्यों को, इंसान के साथ। तो इसके बाद आपका तीसरा आता है परिवार, ठीक है। अपनेपन के बाद आता है आपका तीसरा परिवार। इतनी देर के लिए दिक्कत हुई, मैंने सारे लिख दिए, ठीक है। तो परिवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बच्चे के सामाजिकरण में, सामाजिक विकास में। कैसे? क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही उसका सामाजिकरण प्रारंभ होता है। जैसे कि सबसे पहले वो अपनी माता के
साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ। ये सीखता है कि अपने उसके समाज की मान्यताएं क्या है, रीति रिवाज वही सीखता है परिवार में रह के, ठीक है। सारे नियम कायदे कानून जो अपने आसपास के धर्म के, संस्कृति के, वे सारे गुण जो है वो अपने परिवार में ग्रहण करता है। और उसके साथ साथ उसे ये भी ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी वो परिवार के बारे में परिवार से ही नॉलेज लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसे परिवार से मिलती है। एक आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं कि अगर परिवार जो है, जैसा पालन पोषण की बात हुई होगी अभी, जो पालन पोषण है वो अगर बेकार मतलब देखभाल उसकी गलत वातावरण में हुई है, गलत तरीके से हुई है, तो वो असामाजिक तत्व बन जाता है। तो उसी प्रकार उसमें कौन रोल प्ले करता है, वो करता है आपका परिवार। अगर परिवार झगड़ालू प्रवृत्ति का है तो बालक भी उसी प्रवृत्ति का होगा, वो भी लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, उसी प्रवृत्ति का उसमें विकास होगा अधिकांशतः, ये देखने को मिलता है। या फिर इसमें आप ऐसा मान सकते हो, एक चीज़ और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का समाजीकरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे की। अगर कोई सामाजिक दृष्टि से अच्छा व्यक्ति है तो उसके जो अच्छा परिवार है तो उसके जो बच्चे होंगे उनका विकास भी समाजीकरण अच्छी गति से होगा। वे थोड़े से ब्रॉड माइंडेड, बोल्ड होंगे, ठीक है। और जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े भूमि से आते हैं, पिछले बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होगा, उनमें उन बच्चों में थोड़ी सी शर्माने वाली भावना, हीन भावना, थोड़ी सी उस चीज़ का फर्क पड़ता है। या फिर जो आर्थिक परिवार है, जो अमीर लोग हैं, जिनकी आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी है, तो उनका समाजीकरण उन बच्चों का गरीब या जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग है उन बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा होता है। तो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का प्रभाव भी परिवार का उस बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात, परिवार के बाद, ये परिवार में हम बाद में भी बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं समझ में, एक बात बार बार रिपीट हो जाती है कई बार। पड़ोस, जब वो परिवार से बाहर निकल कर आता है, जो बालक है वो परिवार से बाहर निकलकर, यानी कि बड़ा परिवार कह सकते हैं उसको, आस पड़ोस को भी तो हम यही बोलते हैं कि हाँ बड़ा परिवार, मतलब ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। पड़ोस को हम नॉर्मली आम भाषा में ऐसा बोल देते हैं। क्यों? और वो योगदान कैसे देता है कि आप चाहते हो कि आपका जो पड़ोस है वो अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पड़ोस अच्छा होगा तो आपका सामाजिक विकास भी, यानी कि आपके सामाजिक संबंध अच्छे होंगे। कोई नहीं चाहता कि उसका जो पड़ोस हो वो बेकार हो, वो बिल्कुल खराब हो। हर कोई चाहता है कि उसका जो पड़ोस हो वो बहुत अच्छा हो, उसमें संत बस रहे हो, बस ये चाहते हैं लोग। हम चाहे कैसे भी हो, पड़ोसी संत होने चाहिए। खैर सभी चाहते हैं कि उसका जो पड़ोसी हो वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसको हम एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, बड़ा परिवार मान सकते हैं। तो सामाजिक गुणों को बच्चा वहाँ से बहुत ज़्यादा सीखता है और वहाँ से उसका सामाजिकरण होता है। अगला है आपका पुरस्कार एवं दंड में, जैसे कि पीछे भी बात कर चुका हूँ। अच्छा काम करेगा बालक तो उसे पुरस्कार मिलेगा, उसमें भावना आएगी कि हाँ मुझे ये काम करना है। अगर उसको दंड मिलेगा किसी काम के लिए तो उसको डर लगेगा कि हाँ भाई मुझे अगली बार से ये वाला काम नहीं करना। तो पुरस्कार और दंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के सामाजिकरण में। कई बार क्या है कि वो अपनी मनमर्जी से करता चला जाएगा कोई काम, उसको हम पुरस्कार और दंड ना दें तो अपनी जो दिशा है उससे वो भटक सकता है। तो ये दोनों चीजें भी जरूरी हैं। आपसे जैसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ये नकारात्मक है कि सकारात्मक, तो ये सकारात्मक है देखा जाए तो। पुरस्कार और दंड जो है, दंड भी आपका सकारात्मक पक्ष है सामाजिकरण की दृष्टि से, क्योंकि दंड भी आपको कब मिलता है, गलत काम के लिए। कोई आपने अच्छा काम किया और किसी ने आपको दंड दे दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगला है विद्यालय। पड़ोस से निकलने के बाद बच्चा कहाँ पहुँचता है, वो पहुँचता है अपने स्कूल में, और स्कूल में वो बहुत लंबा टाइम व्यतीत करता है। परिवार और पड़ोस के बाद जो बच्चा है वो अपना, जिसमें उसको पूरी जिंदगी बनाने की जो टाइम होता है वो वाला काल सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्पेंड करता है अपना, वो करता है विद्यालय में। यानी कि बाल्यावस्था में प्रवेश करता है और किशोर अवस्था के अंत समय में जाकर वो स्कूल से निकलता है। तो उस दौरान उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, शिक्षक की। इस बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो शिक्षक की जिम्मेदारी बन जाती है, और वो वहाँ पर बहुत सारे, अब विद्यालय में क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे पृष्ठभूमि के
बच्चे आते हैं विभिन्न बैकग्राउंड के, कि आपको वहाँ पे अमीर भी मिलेंगे, गरीब भी मिलेंगे, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से विभिन्न वर्गों के व्यक्ति मिलेंगे, बहुत सारे बैकग्राउंड के बच्चे आपको वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे बच्चे क्या है, सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एकता की भावना, सहयोग की भावना, उनके रहन सहन, उनके विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, इन सारे गुणों का विकास भी बच्चे का कहाँ पर होता है, विद्यालय में। अब इसके बाद आता है उसका मित्र समूह। मित्र समूह कहाँ से शुरुआत हो गई आपकी, बाल्यावस्था से। बाल्यावस्था में उसने मित्र बनाने शुरू करे और वो उसकी जिंदगी भर चलते रहते हैं। किशोरावस्था वाले स्थायी मित्र और बाल्यावस्था वाले अस्थायी। इसके बाद हम धर्म और संस्कृति की बात करते हैं। जैसे तो धर्म और संस्कृति, हर एक समाज का अपना धर्म और संस्कृति होता है, और ये धर्म और संस्कृति अपने अंदर एक इतिहास छिपाए रखती हैं। उस इतिहास छिपाए रखती हैं, वे प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, पूर्व धारणाएं होती हैं। इन सारे गुणों को, इन सारी चीज़ों को ये धर्म और संस्कृति अपने अंदर समाये रखते हैं, और इन सब का ज्ञान भी बच्चे के समाजीकरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हर एक समाज का अपना कोई ना कोई संस्कृति होती है, अपना धर्म होता है, ठीक है, और वो उसके अनुसार अपनी परंपराएं, जो उसकी रीति रिवाज होती है, उनके अनुसार वो क्रियाकलाप करता है, ठीक है। इतनी बात आप सभी को समझ में आई। तो यहाँ से एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, चलो, कि अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि जो समाजीकरण है, कई बार आपसे पूछ लेता है कि समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं, या फिर ये कौन सा प्राथमिक कारक है या द्वितीय कारक है, ऐसे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं समाजीकरण के प्रकार। अब कुछ लोग ऐसा भी लगता होगा कि मैं थोड़ी स्पीड ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। अगर किसी को तेज लग रहा हो वो डाउन करके देख सकता है। हाँ, अब इसमें क्या है कि हमने पढ़ा समाजीकरण के प्रकार। तो दो प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। अब जो प्राथमिक कारक हैं, प्राथमिक प्रकार है समाजीकरण के, इसमें सबसे पहले कौन आता है, आपका परिवार। तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करें, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके अलग अलग रूप में आ जाते हैं, इसलिए सारी चीजें बतानी बार बार जरूरी है, होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। क्योंकि परिवार सबसे पहले समाजीकरण कहाँ होता है बच्चे का, परिवार में। परिवार से निकलने के बाद वो जितने भी अपने सामाजिक संबंध बनाएगा, वो सभी कहाँ आ जाएंगे, वो सब आएंगे आपके द्वितीय समाजीकरण में, दूसरे प्रकार में अन्य सभी संबंध, ठीक है। परिवार के अलावा जितने भी वो सारे संबंध बनाएगा, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके द्वितीय समाजीकरण में, और प्रकार प्राथमिक समाजीकरण में आपका परिवार आता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद इस टॉपिक का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके हमने अभी बात करी थी, वही सब चीज एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि जो आपका समाजीकरण है, इसके मुख्य अभिकर्ता कौन कौन है। अभिकर्ता यानी कि किस किस की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, मुख्य अभिकर्ता या फिर भूमिका किस किस की होती है समाजीकरण में, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाले या किसकी जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परिवार, अभी मैंने परिवार की अभी आपको डिटेल में समझाया कि परिवार कैसे रोल प्ले करता है बच्चे के समाजीकरण में। बचपन से उसे ज्ञान होता है, क्या सही क्या गलत, अपने रीति रिवाज, परंपराओं, इन सब चीजों का ज्ञान, जैसा कि अभी मैंने बात करी, वही सारी चीजें दोबारा से, ठीक है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, झगड़ालू प्रवृत्ति, मधुर प्रवृत्ति, सामाजिक परिवेश, सामाजिक गुण, सामाजिक शिक्षण, वो सारी चीजें उसे यहाँ से मिलती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपका है, वो है, क्या बोलते हैं टीचर को, टीचर को हिंदी में याद नहीं आ रहा, अध्यापक, मैं भूल गया था टीचर का हिंदी में क्या कहते हैं। तो अध्यापक की सबसे ज्यादा भूमिका है, आपकी हम सबकी सबसे ज्यादा भूमिका है इसमें बच्चे के समाजीकरण में। अब वो होगी कैसे, वो मैंने आपको अभी बताया कि जब बच्चा है वो बहुत लंबा टाइम अपना कहाँ पर स्पेंड करता है, विद्यालय में। अब विद्यालय में एक टीचर की बहुत ज्यादा स्पेशल भूमिका बन जाती है। जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया था कि बहुत तरह के बालक होते हैं। अब समाज क्या है, समाज उनसे अपेक्षाएं रखता है, एक अध्यापक से, एक टीचर से, कि जो आपका गुण है, जो टीचर का गुण है, वो ये होना चाहिए कि जो समाज की संस्कृति है उसको अगली पीढ़ी में बढ़ाए। पहले तो उसने परिवार से सीख ली, लेकिन जो उस समाज के सारे गुण हैं, ठीक है, वो उन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कौन करेगा, वो भी अच्छी तरह वो करेगा एक शिक्षक।
एक शिक्षक ये भी देखता है कि अगर कोई बच्चा मतलब जैसे सामाजिकरण में थोड़ा पीछे हट रहा है, इसका सामाजिक विकास नॉर्मल स्पीड से नहीं हो रहा है, सामान्य गति से, तो क्या होगा कि वो उसके माता पिता से, उसका ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उसके माता पिता से मिले, उसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करे, उसका बैकग्राउंड जाने और फिर उसके हिसाब से उस बच्चे के सामाजिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, जो योजनाएं वो लगा सकता है, उन सारी योजनाओं को क्रियान्वित करें। या फिर एक टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए क्या करता है, बहुत सारी उन्हें खेल की भावना से बहुत सारे प्रोजेक्ट देकर, बहुत सारे क्रियाकलाप कराकर उन सभी बच्चों को आपस में बांधता है, उनके सामाजिक विकास में योगदान देता है, गति प्रदान करता है उनको। तो टीचर की माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो जाता है, रोल प्ले करता है वो बच्चे का सामाजिकरण करने में। कहते हैं कि गुरु भगवान का रूप होता है, दूसरा भगवान होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब गुरु के ऊपर इतना बड़ा कर्तव्य आ गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, अब क्या है कि बच्चे अनुकरण से बहुत ज्यादा सीखते हैं। यहाँ पर मैं आपके 2 शब्द लिखना चाहूंगा और आपको उन दोनों शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से? एक है आपका अनुकरण, यह अक्सर प्रश्नों में भी आपके पूछ ले जाता है, और दूसरा होता है तादात्म्य। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं इमिटेशन और इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, ये 2 शब्द हैं, ये दोनों शब्द आपको अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। यहाँ पे चलो मैं तीसरा शब्द एक ये भी लिख देता हूँ, इन सारी चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की बात चल रही है तो उसके हिसाब से सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एडजस्टमेंट। ठीक है, अब देखो ये 3 शब्द हैं। पहला अनुकरण, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बच्चे की शुरुआत से ही आदत होती है कि वो अनुकरण द्वारा सीखता है, इसलिए एक टीचर का कर्तव्य बनता है वो उसको एक आइडियल पर्सन के रूप में दिखे। ठीक है, आपसे बच्चों में कई बार लिखवाया गया होगा आपका आदर्श अध्यापक, आपका आदर्श टीचर, एन आइडियल टीचर, ऐसे लिखो उसके ऊपर। तो आप किसी भी एक अपने गुरुजी की बड़ाई उसमें इतनी लिख देते थे, हम पूरा 1-2 पेज भर दिए। ठीक है, तो वो क्या था, क्योंकि वो शिक्षक हमारे लिए रोल मॉडल है, उसने ऐसा आदर्श प्रस्तुत करा कि हमने उसका अनुकरण करा। ठीक है, अब अनुकरण और तादात्म्य, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, पहले मैं दोनों को समझा देता हूँ। अनुकरण होता है कि दूसरे की जैसा दूसरा कर रहा है उसको देख देख के सीखना कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा करना है। बच्चा बिल्कुल शैशव अवस्था से ये सारे काम अनुकरण द्वारा ही सीखता है। 2 तरह से उसका सामाजिकरण होगा, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक उसमें क्या करता है, वो मतलब अनुकरण द्वारा सीख रहा है, जैसा आपने सामने वाला कोई काम जैसे करता है बच्चा भी वैसे ही करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये तो हुआ अनुकरण। लेकिन ये जो है तादात्म्य यानी कि असिमिलेशन, ये होता है आत्मा उसकी अपने अंदर बसा लेना। मतलब कि जैसे कि अगर कोई टीचर है वो जैसा उसका आदर्श प्रस्तुत करता है अपना, और बच्चे बिल्कुल सेम जो कि तो उसके जैसे ही बनने की कोशिश करें। यानी जैसा होता है ना कि हाँ ये फिल्म स्टार वगैरह या क्रिकेटर वगैरह, तो हम उनकी हर चीज़ कॉपी करते हैं। हर चीज़ कॉपी करने के को ही हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। मतलब कि बिल्कुल हूबहू उसके जैसा हमें बनने की, अब फेस से नहीं हो सकते लेकिन हमारे अंदर सारे गुण उसे ही के होने चाहिए, उस जैसे ही। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन, तादात्म्य, बिल्कुल उसी के अनुरूप। ठीक है, अनुकरण करना, उसने कुछ अच्छा काम करा वो हमने सीख लिया, हम भी ऐसी करेंगे। लेकिन क्या है, उसके सारे गुणों को अपनाना। एक तो होता है एक गुण को अपनाया वो अनुकरण कहलाया, और सारे गुणों को अपनाया वो क्या कहलाया, असिमिलेशन, तादात्म्य। ठीक है, अब वो उसके चलने फिरने का स्टाइल ऐसा है, भाई हम भी ऐसी चलेंगे, उसने दाढ़ी ऐसी रखी हुई है हम भी ऐसी रखेंगे, अब वो बाल ऐसे रखता है हम भी ऐसी करेंगे। इन चीज़ों को बोलते हैं असिमिलेशन यानी कि तादात्म्य। एक शब्द है यहाँ पर समायोजन। समायोजन क्या होता है कि समाज के नियमों के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से अपना अनुकूलन करना ही समायोजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि दोबारा सुनते हैं कि समाज के रीति रिवाज, नियमों, आदर्शों के अनुसार खुद को अनुकूलन करने की प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, और कुछ विद्वान इसी समायोजन को समाजीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो समायोजन कैसे समाजीकरण से कनेक्ट हुआ ये आपने देख लिया। तो यहाँ से आपको तीनों शब्द समझ में आ गए। तो अध्यापक का क्या है कि एक आदर्श व्यक्ति बनने की कोशिश करे, अनुशासित होना चाहिए शिक्षक। अब जैसा वो खुद होगा बच्चे भी वैसे ही होंगे। कह देते हैं कि जब गुरु ऐसा तो चेला भी ऐसा ही होगा। आपने आम भाषा में ये शब्द आपने कई बार सुना होगा
कि भी जब गुरु ऐसा है तो चेला भी ऐसे ही होगा। क्यों? क्योंकि गुरु जैसा कर्तव्य काम करेगा वैसे ही चेले पर, उसकी शिष्य पर डायरेक्ट छाप पड़ेगी। मैं बिल्कुल ही देसी चला गया ठीक है। तो उसको अनुशासित भी होना चाहिए, उसको एक आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि जो बालक होते हैं वो अनुकरण से और असिमिलेशन तादात्म्य से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं अपने गुरु से। अब गुरु उनको अनुशासन में भी रखता है, एक खुद ऐसा करेगा अनुशासन में रहने के लिए, और दूसरा उन्हें पुरस्कार और दंड वाली भावना से भी अनुशासन के क्षेत्र में रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, उनमें त्याग की भावना लाएगा, उनमें क्या बोलते हैं, एक अनुशासन की भावना हो गई, त्याग की, सहयोग की भावना। कई सारे बच्चे हैं उनको एक मतलब विभिन्न बैकग्राउंड के जो पृष्ठभूमि के बालक आ रहे हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना और फिर उनका सामाजिक विकास करना, ताकि वो उनकी जिंदगी भर ऐसी ही चलती रहे गाड़ी। इस चीज को साथ रहने की जो गुण है वो कौन विकसित करता है? एक शिक्षक। ठीक है, क्योंकि वो स्कूल में माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं ना कि टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, अगर वो चाहे बच्चों को बिगाड़ना, वॉटसन का कहना, तो मैं बिगाड़ सकता हूँ भाई। माँ बाप से ज्यादा अधिकार अब मेरा है बच्चों पर। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ अध्यापक की भूमिका। अब इसके बाद एक है आपका कि मित्र समूह या खेल की भूमिका। ठीक है, मित्रों की और खेल की भूमिका। अब मित्रों में और खेल में भी क्या है कि आपको पता है, खेल और मित्रों की। ठीक है, मित्र उसने बचपन से बनाने शुरू कर दिए, शैशवावस्था मतलब जैसे ही पड़ोस में निकला बाल्यकाल से, और उसके बाद उसके जो मित्र होंगे वो उसके सामाजिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान देंगे, क्योंकि उसे पता है जैसा मैं हूं भाई, मेरे घर का ही तो मेरा अपना भाई, तो मित्र बनने से रहा, चलो भाई एक बन जाएगा। अब एक मित्र से थोड़ी ना काम चलेगा, मित्र समूह तो पूरा होता है बहुत बड़ा। अब उन मित्रों में क्या होगा, वो अलग घर से आ रहा है, उसका रहन सहन अलग है, वो उसके विचार अलग हैं, वो कुछ और सोचता है, तो आपस में ऐसे विचारों का आदान प्रदान होना और उनके हिसाब से क्या करना कि हाँ संयम बरतना। ठीक है, ये सारे गुण जो होते हैं ये मित्रों से मिलते हैं। और यहाँ पर अगर हम खेल की बात करते हैं तो खेल में क्या होता है कि आपका एक तो शारीरिक विकास होना अच्छा जरूरी है, शारीरिक विकास होगा, और खेल के हमेशा कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। ठीक है, नियम और अनुशासन, ये दोनों चीजें किसी भी खेल के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप कोई सा भी खेल खेल रहे हो तो उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तो यानी कि आत्मनियंत्रण की भावना आ गई व्यक्ति में। ठीक है, ये किसका गुण हुआ? सामाजिकरण का। और उसके कुछ ना कुछ नियम होंगे, उनके अनुसार वो खेलेगा, उसके कुछ अनुशासन भी फॉलो करना पड़ेगा, उसको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तो अनुशासन का गुण आ गया। अब क्या है, खेल में अकेला व्यक्ति तो खेल नहीं सकता। ठीक है, अब आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो आजकल लोग ऑनलाइन पबजी, लूडो और ये चेस वगैरह, तीन पत्ती, मतलब दुनिया भर के गेम हैं। बच्चे तो अधिकतर पबजी में लगे हुए हैं, मैं भी तो मतलब ये सारे लोग जो खेलते हैं तो उसमें भी आपका अकेला बंदे से काम नहीं चलेगा, सामने के सामने कई सारे बंदे चाहिए होंगे। जब 4-5 लोग मिलकर खेलते हैं तो उनके हिसाब से क्या भावना है उसकी? एकता की भावना। ठीक है, साथ रहने की। और ये एकता की भावना अभी शुरू होकर उसके खेल के साथ साथ जिंदगी भर चलती चली जाती है। वो अपने भाई बहनों से सीखता है पहले साथ रहना, फिर उसे अपने दोस्तों के साथ। एक चीज और कहां से कौन सा गुण मिलता है? सहयोग। ठीक है, पबजी में यूं कवर फायर दे भाई, तो कवर फायर का मतलब क्या है? हेल्प करो, उसकी सहयोग की भावना। तो ये वाला गुण कहां से आता है उसमें? ये वाला गुण भी उसमें खेल से आ रहा है। तो खेल से भी उसमें कई सारे सामाजिक गुणों का विकास होता है, और इन सामाजिक गुणों की वजह से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा विकास उसका इस अवस्था में होता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने सामाजिक विकास और सामाजिकरण के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया, और मैं चाहता हूं कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मन करे तो आपका लाइक कर दियो, और आगे जितनी भी आने वाली वीडियो है या पीछे जितनी भी हैं, ठीक है, उन सभी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका मन है। और तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।